हेलो, मैं बीरचंद कुमार आप लोगों यानी कि क्लास 12th वाले के लिए ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि 2025 के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों के हूबहू मॉडल पेपर यानी कि मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरह 2025 के जो है पूछे जाने प्रश्न के हूबहू पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखेंगे इसके पूरे पैटर्न क्या है और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है कुल प्रश्न कितना है। कुल प्रश्न हो गया यानी कि 70 हो गया प्लस 20 प्लस 6 यानी कि टोटल 96 हो गया। 96 प्रश्न अगर है तो 96 में से मात्र हम लोगों को आधा यानी कि 50% बनाना है। और समय आपको कितना दिया जाएगा? समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, जो कि 3 घंटे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए और 15 मिनट जो है आप लोगों को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और आप लोग भी जो है ये 15 मिनट का सही उपयोग करें और क्वेश्चन सही से पढ़ें। नहीं तो क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ी में कितने विद्यार्थी क्या करते हैं कि गलत कर देते हैं, पढ़ने में जो है थोड़ा हड़बड़ी में पढ़ते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन सही से पढ़ें। और इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे ये जो परीक्षा के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं, ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन आप लोग ज़रूर पढ़ें, जो कि परीक्षा देने जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि परीक्षा में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह देख सकते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है हूबहू 2025 में जिस तरह पूछा जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला खंड अ यानी कि सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओमार शीट पर चिन्हित करें। यानी कि आप लोगों को ओमार शीट दिया जाएगा और आप लोग अभी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओमार आप लोग मार्केट से लेकर आए और उसका प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में अचानक दिया जाएगा और आप लोग पहली बार करेंगे तो उसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। इसलिए अभी से आप लोग प्रैक्टिस अवश्य करें। और आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। इसमें से जो है 70 प्रश्न है और हम लोगों को बनाना कितना है? मात्र 35 प्रश्न, यानी कि सीधा आधा 50%। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला, और हाँ एक बात यह है कि आप लोगों को 1 से 70 तक प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, इसमें से आपको जो जहाँ से आता है वहाँ से आप बना सकते हैं 35 प्रश्न। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 1 से लेकर 35 तक ही लगातार बनाएं। आपका होता है 1 से 5 तक नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर का आ रहा है तो 6 नंबर का बनाए, फिर 2 गुने आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जहाँ से अगर 70 में 70वां नंबर आता है तो 70वां नंबर बनाए। यानी कि आपको 1 से 70 तक में 35 को मात्र बनाना है। और ये ज़रूरी नहीं कि लगातार बनाएं, आपको जहाँ मन जहाँ से है वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया क्या? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? यानी कि ऑप्शन ए देखेंगे क्षेत्रीय भिन्नता और स्थानिक संगठन और अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी क्योंकि ये जो है ए बी सी तीनों जो है क्या है? मानव उपागम है, मानव भूगोल का उपागम है। यानी कि ये सभी जो क्या है? मानव भूगोल का उपागम है। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया? क्वेश्चन 2 में है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि सैन्य भूगोल जो है मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि क्या है? सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल और आर्थिक भूगोल। यानी कि क्या हो जाएगा? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है फेवरे संबंधित है। यानी कि फेवरे जो है संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो फेवरे जो है किस चीज़ से संबंधित है? संभववाद से, निश्चयवाद से, मानवतावाद से, और जो है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि ये फेवरे जो है यानी संभववाद से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 की ओर। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या दर सर्वाधिक है? यानी कि निम्नलिखित में, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस में जनसंख्या दर जो है सबसे अधिक है? यानी कि ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए हो गया एशिया, ऑप्शन बी हो गया यूरोप, ऑप्शन सी हो गया अफ्रीका और ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन सी यानी कि अफ्रीका हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि
इनमें कौन संघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, यानी कि इनमें से जो है संघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन है। तो दक्षिण पूर्व एशिया हुआ, पश्चिमी यूरोप हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हो गया उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी पश्चिमी अमेरिका, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरफ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सी देखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है। तो भू आकृति हो गया, उसके बाद मिट्टी हो गया और जलवायु हो गया, यानी कि तीनों जो है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला है, तो यानी कि डी होगा इनमें से सभी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 की ओर। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी कि निम्नलिखित देश जो है में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी कि ऑप्शन ए हो गया भारत, ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन बी हो गया चीन, ऑप्शन सी हो गया जापान, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है लेटविया, यानी कि जो है इसका जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा लेटविया। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, यानी कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए हो गया भारत, ऑप्शन बी हो गया जापान, ऑप्शन सी हो गया भूटान और ऑप्शन डी हो गया रूस, यानी कि इसका जो सही आंसर भूटान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, यानी कि आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है किससे है। तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, जनसंख्या घनत्व से, जनसंख्या रक्षा साक्षरता से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन यानी कि प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 में है, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। एकल कृषि का उत्पाद ऑप्शन ए हो गया केला, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी रबर और डी है इनमें से सभी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि सभी, क्योंकि सभी एकल कृषि है, क्योंकि एक ही अधिक जगह पर एक ही फसल उगाया जाता है, उसी को एकल कृषि कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। पहला हो गया कृषि, दूसरा हो गया वानिकी, तीसरा आखेट और इनमें से सभी, यानी कि कृषि भी है, वानिकी भी है, आखेट भी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि सभी क्या है प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। और हम लोग आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12। क्या है क्वेश्चन कि रबर किस प्रकार की कृषि उपज है, यानी कि रबर जो है किस प्रकार की कृषि उपज है। मिश्रित कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, यानी कि ये क्या है रोपण कृषि है। रोपण कृषि है क्योंकि हम लोग रबर को व्यापारिक तौर पर उगाते हैं, इसलिए जो है रबर जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से जो है किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सपन निर्वाह कृषि, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, सपन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखेंगे इसका क्या हो जाएगा मिश्रित कृषि, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है पंपास क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में, प्रेरीज क्षेत्र में, स्टेपीज क्षेत्र में, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही आंसर पहला है पंपास क्षेत्र में, उसके बाद अमेजन बेसिन में, प्रेरीज क्षेत्र में, उसके बाद स्टेपीज क्षेत्र में, यानी कि इसका क्या हो जाएगा अमेजन बेसिन क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। आगे है ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि ब्राज़ील के जो कॉफ़ी क्षेत्र है
क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा, फेजेंटा, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी मिल्फा और ऑप्शन डी है लादंग। लादंग यानी कि जो है इसको क्या कहा जाएगा? ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है फेजेंडा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से जो है कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, यानी कि चाय भी जो है रोपण कृषि है, कॉफ़ी भी है, गन्ना भी, यानी कि गेहूँ जो है रोपण कृषि नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। और आगे चलेंगे हम लोग इसी तरह। क्वेश्चन 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? यानी कि कौन जो है अधात्विक खनिज पर आधारित है? पहला हो गया तांबा उद्योग, दूसरा एल्युमिनियम उद्योग और पहला यानी कि बी, ऑप्शन सी हो गया सीमेंट उद्योग और ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि तांबा भी जो है खनिज है, अधात्विक खनिज यानी कि धात्विक खनिज एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है धात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आ, यानी कि धात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 18वां प्रश्न है वर्मी घम कहाँ है? यानी कि वर्मी घम जो है कहाँ है? नॉर्वे में, ग्रेट ब्रिटेन में और जर्मनी में या फ्रांस में? तो यह जो है वर्मीधाम कहाँ है? तो वर्मीधाम ग्रेट ब्रिटेन में है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? यानी कि निम्नलिखित में जो है कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन हो गया ए पूंजी, ऑप्शन ए पूंजी हो गया, ऑप्शन बी बाजार हो गया और ऑप्शन सी ऊर्जा हो गया और ऑप्शन डी हो गया इनमें से सभी। यानी कि उद्योग अवस्थापना यानी कि उद्योग के लिए हम लोगों को पूंजी भी चाहिए और उद्योग में जो हम लोग पक्का माल तैयार करेंगे उसको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए और हम लोगों को ऊर्जा भी कर चाहिए, इसीलिए ये सभी इनमें से सभी सही है। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है द्वितीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, उसके बाद जो है पंचम क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं। यानी कि द्वितीय में आ गया उद्योग, यानी कि पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत इसको हम लोग देखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रिया से संबंधित है? पंचम क्रिया से संबंधित है खेती, आखेट, सेवाएं। खेती, आखेट तो ये तो हो गया प्रथम क्रिया। सेवाएं यानी कि सेवाएं भी सेवा यानी कि इसके अंतर्गत आ जाएगा क्या? परामर्शदाता यानी कि परामर्श देने वाला, परामर्शदाता यानी कि पंचम क्रिया के संबंधित है, पंचम क्रिया के अंतर्गत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? कलर का रंग नहीं है। तो ऑप्शन ए हो गया क्या? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है काला और ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है गुलाबी। यानी कि इसमें से सब रंग है, इसमें से नहीं पूछा तो इसमें ऑप्शन में तो कोई नहीं है, तो इसका एक आप लोग ऑप्शन ई बना लीजिए। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, ऑप्शन एक ऐसा जरूर दिया रहेगा जिसमें नहीं हो, तो ऑप्शन ई एक बना लीजिए जिसमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो अब हम लोग चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? यानी कि कौन जो है कृषि आधारित उद्योग है? तो पहला क्या हो गया? सीमेंट उद्योग हो गया, दूसरा लोहा और इस्पात उद्योग हो गया और फिर ऑप्शन सी हो गया जूट उद्योग और चमड़ा उद्योग। तो यानी कि इसका जो है सीधा है कि इसका जूट उद्योग होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इसकी ऑप्शन में जो है ऑप्शन ए है 1.6 मीटर और ऑप्शन बी 1.7 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर। यानी कि इसका जो होता है कितना होता है? 1 मीटर होता है।
मीटर गेज रेल लाइन का जो है चौड़ाई कितना होता है, 1 मीटर होता है। 1 मीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर होता है, 1 मीटर, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिग इंच पाइप संबंधित है। क्वेश्चन 25 है कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो है संबंधित है किससे, तो रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से और पाइप मार्ग से, पाइपलाइन मार्ग से, यानी कि इसका क्या होगा, बिग इंच संबंधित है तो पाइप लाइन मार्ग से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न 26 की ओर चलेंगे। तो 26 है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं, तो नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन, यानी कि इसका जो होगा क्या है, विस्तृत पतन हो जाएगा। तो विस्तृत पतन जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो विस्तृत पतन हो गया ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो हो गया सही उत्तर हो गया। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, यानी कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किसको, वैंकूवर को सेंट जॉन से, ऑप्शन बी हो गया डार्विन से, मेलबोर्न से, उसका ऑप्शन सी हो गया एडमोंटन को एनकारेज से, और ऑप्शन डी है चेंगरू को लहासा से, यानी कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है तो किसको जोड़ता है, वैंकूवर को सेंट जॉन से, यानी कि इसका जो होगा सही आंसर क्या है, वैंकूवर को सेंट जॉन से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन आगे चलेंगे। 8वां, एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया जो है संबंधित है इंटरनेट से, उपग्रह से, महामार्ग से, वायु मार्ग से। एयर इंडिया जो है संबंधित वायु मार्ग से, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और फिर आगे देखेंगे कि क्वेश्चन 29 कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन ए है 1948, और ऑप्शन बी है 1995, और ऑप्शन सी है 2000, और ऑप्शन सी है 2000 ईस्वी, ऑप्शन डी है 2005। तो 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 की ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ओपेक का मुख्यालय, देखिए यहाँ पर मुख्यालय होगा, स्प्रिंट है, यहाँ पे जो है मुख्यालय होगा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पर मुख्यालय होगा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए हो गया वियना, ऑप्शन बी हो गया जकार्ता, और ऑप्शन सी हो गया हनोई, ऑप्शन डी हो गया जनेवा, यानी कि ओपेक का मुख्यालय जो है कहाँ है, वियना है। तो वियना कौन ऑप्शन में है, वियना जो है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है 31, यानी कि भारत सदस्य है, यानी कि भारत जो है किसका सदस्य है, साप्टा का, और ऑप्शन बी हो गया OECD का, और ऑप्शन सी हो गया आसियान का, और ऑप्शन डी हो गया ओपेक का। इसमें से जो है भारत, यानी कि साप्टा और आसियान दोनों का सदस्य है, यानी कि इसका सही आंसर दोनों है, ए और सी दोनों। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है क्या, अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दो देशों के बीच के व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, यानी कि सड़क के सहारे जो है किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो गोलाकार बस्ती, आयताकार बस्ती, रेखीय बस्ती, सीढ़ीनुमा बस्ती, यानी कि जो है स्वाभाविक है, सड़क जो है रेखीय होता है तो वहाँ पे जो है रेखीय बस्ती ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी कि सनगर शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था, पैट्रिक ग्रीज, और ऑप्शन बी है ग्रेफिक टेलर होगा, तो यहाँ ग्रेफिक टेलर है, ग्रेफिक टेलर। उसके बाद ऑप्शन सी हो गया स्टीवार्थ, और ऑप्शन डी है जीना गोटमैन, यानी कि सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, ग्रेफिक टेलर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आप लिखा ग्रेफिक टेलर, नहीं ग्रेफिक टेलर भी बोल सकते हैं। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, यानी कि मिलियन सिटी का जनसंख्या जो है कितना होता है, ऑप्शन ए है 1 लाख से कम, ऑप्शन बी 5 लाख से कम, ऑप्शन सी 10 लाख से अधिक, ऑप्शन डी है 10 लाख से कम। तो यानी कि कितना मिलियन सिटी का जो है जनसंख्या कितना होता है, तो मिलियन सिटी का जनसंख्या जो है
10 लाख से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, और दूसरे पार्ट में इसका 35 वीडियो, यानी कि इसका 70 में से 35 वीडियो और अगले पार्ट में मैं लेकर आ रहा हूँ। आप लोग अवश्य देखें इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।